अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ चैप्टर नंबर 6 नाइन्थ बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि विलियम जो खुन्ने था वो कौन था, और एंजाइम का जो वर्ड था वो सबसे पहले किसने यूज़ किया। ठीक है, तो 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था विलियम खुन्ने। फर्स्ट यूज्ड किया था उसने एंजाइम का वर्ड। ठीक है, एंजाइम जो होती हैं बेसिकली हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। तमाम के तमाम जो प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम जो होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होकर 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब जितने भी एंजाइम होते हैं ना वो तमाम के तमाम प्रोटीन्स होते हैं। वो कहते हैं जितने भी हमारे पास बायोकेमिकल कैटालिस्ट होते हैं ना वो प्रोटीन्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन तमाम के तमाम जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। बायोकेमिकल कैटालिस्ट जो हैं वो प्रोटीन नहीं होती सारी के सारी। ठीक है, तो चलें जी वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम कि हमारे पास एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1 पे हम कहते हैं जी तमाम के तमाम एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मिलकर बने होते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड्स, और आप लोग जानते हैं कि अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन्स ही होती हैं। तो तमाम एंजाइम्स हमारे पास क्या हुए, प्रोटीन्स हुए। ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं ना वो मिलियन टाइम्स जिनका जो रिएक्शन होता है ना वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू एनी कैटालाइज्ड रिएक्शन। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जो कि कैटालाइज्ड हो रहे हैं वो मिलियन टाइम्स उनका जो रेट है रिएक्शन का वो फास्ट होता है, जबकि उन रिएक्शंस के जो कि अनकैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जी तमाम के तमाम कैटालिस्ट, जैसा कि आप एंजाइम्स को देखें वो रिएक्शन के दौरान कैटलाइजेशन के दौरान वो क्या करते हैं जी, खुद को कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन, रिएक्शन से वो कंज्यूम्ड नहीं होते जो कि कैटलाइज हो रहा होता है। ओके, उसके बाद है हमारे पास नंबर 3 पे हम देखें तो एंजाइम जो होते हैं ना, हर एंजाइम जो है वो अपने रिएक्शन में स्पेसिफिक होता है। मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा कान जो है वो सुनने के लिए बना है, नाक से हम सूंघते हैं, मुंह से हम खाते हैं, तो इसी तरह हर एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तमाम एंजाइम जो हैं वो तमाम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए ही, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ही बने होते हैं। ओके जी, तो एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। इसका 4th पे जो है एक्टिव साइट क्या होती है। देखिए जी, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने लगी हूँ इस तरह से। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये वाली जिसको मैंने हाईलाइट किया, दैट इज़ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई भी सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाता है। ठीक है, और इनकी जो शेप होती है ना अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिव साइट ही होती है। अगर इस तरह की जो मैंने शेप बनाई है तो इसके ऊपर ऐसा सबस्ट्रेट आके अटैच हो सकता है, आप जानते हैं। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा सबस्ट्रेट बना दूँ तो ये कभी भी इस एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं होगा, क्योंकि वो इसकी एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो हमारे पास स्मॉल पोर्शन होता है ना एंजाइम मॉलिक्यूल का, वो बेसिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उनके कैटालाइसिस में। ठीक है, कैटालिटिक जो रीजन होता है उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। मतलब कि ये वाला रीजन जहाँ पे किसी भी सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है। ठीक है, और ये जो रीजन होता है ना हमारे पास एक्टिव साइट, ये बेसिकली एक सबस्ट्रेट को अपने ऊपर बाइंड भी करता है और रिएक्शन को कैरी भी करवाता है। और सबसे पहले ये क्या करता है, रिकॉग्निशन करता है, मतलब कि शनाख्त करता है, पहचान करता है कि कौन सा जो सबस्ट्रेट है वो इस एक्टिव साइट के ऊपर आके फिट हो सकता है। ठीक है, जैसा कि ये डायग्राम में देखें कि ये मेरे पास एक एंजाइम है, इसके ऊपर ये एक्टिव साइट है, इसके ऊपर सिर्फ ये वाला एंजाइम ही सबस्ट्रेट जो है आके अटैच होगा। अगर मैं इस वाले एक्टिव साइट के ऊपर इस सबस्ट्रेट को लेके जाऊं तो ये कभी भी इसके ऊपर फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है कभी भी इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये वाला जो एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ इसी वाली सबस्ट्रेट है वो इसी वाले एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जाके फिक्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं। देखिए जी, एंजाइम जो होते हैं ना वो एक जो सेल के अंदर जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं ना उनको इन्हांस भी करते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन को इन्हांस भी करते हैं और डिमिनिश्ड भी करते हैं। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि रोकते हैं। अगर एक सेल को ज़रूरत है किसी भी प्रोडक्ट की तो एंजाइम क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। मतलब कि एंजाइम जो है अपनी जो एक्टिविटी है उसको फास्ट करेंगे, स्पीड अप करेंगे और जल्दी से जल्दी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, तो उनको हम कहेंगे एक्टिवेटर्स। क्योंकि हमारे पास
प्रोडक्शन की ज़रूरत है एक सेल को, लेकिन अगर एक सेल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, यही एंजाइम जो है वो डिमिनिश्ड कर देंगे, रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे उस रिएक्शन को, क्योंकि प्रोडक्ट की तादाद तेज़ी से बढ़ने लग गई है या ज़्यादा हो गई है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहेंगे इनहिबिटर्स। ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं वो हमारे पास दोनों तरीके से काम करते हैं, इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। ओके जी, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको कभी भी एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो अपना काम करें। ठीक है, अपना काम करने के लिए किसी भी एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाज़ हमारे पास एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है अपने काम को करने के लिए, और वो एडिशनल कंपोनेंट हमारे पास नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, और इन्हीं नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल या आयंस को हम कोफैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ओके जी, अब इस कोफैक्टर में भी आगे दो मसले आ जाते हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप का और एक कोएंजाइम का। वो कहते हैं जी ये जो कोफैक्टर होते हैं ना, ये हमारे पास सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मतलब कि इनऑर्गेनिक में मेटल और आयंस का जिक्र कर लें, और ऑर्गेनिक में आप लोग फ्लेविन और हीम का जिक्र कर लें। अगर तो यही ऑर्गेनिक फैक्टर, मतलब कि ये जो कोफैक्टर हम कह रहे हैं, कोफैक्टर में अगर हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर को ले रहे हैं, मतलब कि फ्लेविन या हीम को ले रहे हैं, तो अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड होता है ना किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, ठीक है, एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होता है, तो ऐसा कोफैक्टर जो कि किसी भी एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है, उस ग्रुप को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। लेकिन अगर वही इन ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच हो जाता है किसी एंजाइम के साथ, तो उसको हम कोएंजाइम कहेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि अगर तो टाइटली बाउंड है एंजाइम के साथ ऑर्गेनिक कोफैक्टर, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और अगर वो लूजली अटैच हो रहा है किसी एंजाइम के साथ, तो उसको हम कोएंजाइम कहेंगे। कोएंजाइम बेसिकली, कोएंजाइम का फंक्शन ही होता है कि ये हमारे पास केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जैसे कि राइबोफ्लेविन, थायामीन और फॉलिक एसिड वगैरह, ये भी हमारे पास कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बहुत ज़्यादा हमारे पास एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि इकट्ठे होकर काम करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल के एक स्पेसिफिक ऑर्डर में काम करते हैं और वो मेटाबॉलिक पाथवेज बनाते हैं। इन्हीं मेटाबॉलिक पाथवेज में एक एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, मतलब कि एक एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट में दूसरे प्रोडक्ट की जगह ले लेता है। इसी तरह ये रिएक्शन चलते हैं, हमारे पास स्पीड अप होते हैं और हमारे पास जितने जल्दी हो सके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास यूजेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की अगर बात करें तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूजेस हैं हमारे पास एंजाइम्स के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सिर्फ 4 को डिस्कस करेंगे। फूड इंडस्ट्री में किस तरह से एंजाइम यूज़ होते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के लिए किस तरह से यूज़ होते हैं। तो एंजाइम जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ऐसे एंजाइम जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही सिंपल शुगर्स आगे जाके हमारे पास ब्रेड और बन्स वगैरह की प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, वाइट ब्रेड और बन्स की। ठीक है, ब्रीविंग इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो इसमें जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक कर देते हैं प्रोटीन में। ठीक है, सॉरी, स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये हमारे पास फर्मेंटेशन में यूज़ होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, यीस्ट के ज़रिए। ठीक है, यही प्रोडक्ट्स हमारे पास आर यूज्ड बाय यीस्ट, यीस्ट के लिए यूज़ होती हैं, यीस्ट बनाने के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, मतलब कि अल्कोहल वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद है पेपर इंडस्ट्री में, तो एंजाइम जो होते हैं वो स्टार्च को ब्रेक करके इसकी विस्कोसिटी को लो कर देते हैं, और इसी एड से, इसी मकसद के ज़रिए वो क्या करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, मतलब पेपर वगैरह बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या मैंने कहा कि पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम जो होते हैं वो ब्रेक कर देते हैं स्टार्च को, और इसकी जो विस्कोसिटी है उसको लो करके पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में अगर आप देखें तो प्रोटीएज एंजाइम जो कि यूज़ होता है प्रोटीन स्टेन्स के तौर पे, मतलब कि कपड़ों के ऊपर से दाग धब्बे हटाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम होता है जो कि यूज़ होता है फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ, मतलब कि प्रोटीन के जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं कपड़ों के ऊपर, उनको हटाने के लिए। ठीक है, तो एमाइलेज एंजाइम आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज। ठीक है, तो अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि हमारे पास डिश वॉशिंग वगैरह में यूज़ होता है रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज़ को रिमूव करने के लिए। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।